नमस्कार। आज हम 13 सितंबर 2025 के प्रमुख समसामयिक घटनाओं और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ती धोखाधड़ी, भारत अमेरिका व्यापार संबंध, सूचना का अधिकार और डेटा संरक्षण, आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकार, नेपाल की राजनीतिक स्थिति, पंजाब में आई बाढ़ और ग्रेट निकोबार परियोजना जैसे विषयों को समझेंगे। हर मुद्दे के पीछे की जटिलताएं, चुनौतियां और संभावित समाधान जानना आज के समय में बेहद जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विश्लेषणात्मक यात्रा की। डिजिटल युग में गहरी नकली, डीप फेक, वीडियो और एआई तकनीक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सार्वजनिक हस्तियों जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर फर्जी निवेश योजनाएं प्रचारित की गईं। खासकर क्रिप्टो करेंसी में आम जनता की तकनीकी जानकारी की कमी और नियामक खामियों का फायदा उठाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की धीमी प्रतिक्रिया और स्वचालित मॉडरेशन की सीमाएं भी समस्या को बढ़ाती हैं। इन धोखाधड़ी योजनाओं में आम लोगों को तेज मुनाफे का झांसा दिया जाता है। नकली लाभ के प्रमाण दिखाकर लोगों को फंसाया जाता है। जब तक लोग पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिकायतें तभी आती हैं जब नुकसान हो जाता है। यह दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता और सतर्कता की कितनी आवश्यकता है। क्रिप्टो करेंसी को पारंपरिक प्रतिभूतियों की तरह वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे नियमन में दिक्कत आती है। धोखेबाज अक्सर विदेशों से काम करते हैं और जटिल चयन के जरिए जल्दी गायब हो जाते हैं। पुलिस की पहुंच सीमित हो जाती है क्योंकि अपराधी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आमतौर पर सलाह और रिपोर्टिंग की सुविधा तो देते हैं, लेकिन खुद से सक्रिय होकर धोखाधड़ी रोकने के लिए कदम नहीं उठाते। मैनुअल समीक्षा धीमी है और ऑटोमेटेड मॉडरेशन गड़बड़ वीडियो को पकड़ नहीं पाता। प्लेटफॉर्म्स यूजर एंगेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निगरानी सीमित हो जाती है। सरकारों को पंजीकरण, खुलासा और सीमा पार सहयोग के लिए मानक तय करने चाहिए। तकनीकी साक्षरता को सार्वजनिक नीति का हिस्सा बनाना चाहिए और निरंतर शिक्षा जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फर्जी कंटेंट हटाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ये कदम डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद कर सकते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अमेरिका ने व्यापार वार्ता के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से तनाव कम होने के संकेत मिले। अमेरिकी अधिकारी व्यापार समझौते को लेकर आशावादी हैं, लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं। अमेरिका भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव बना रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर यूक्रेन संघर्ष को लेकर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। ये मुद्दे व्यापार संबंधों में रुकावट डाल सकते हैं। भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ 50% लगे हैं। भारतीय वस्त्र निर्यातकों को ऑर्डर रद्द होने लगे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार इससे भारत की जीडीपी में 0.5% तक की गिरावट और नौकरियों में नुकसान हो सकता है। भारत ने पहले ईरान और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी मांगें मानी थीं, लेकिन रूसी तेल के मामले में स्थिति जटिल है। सरकार को प्रतिबंधों और टैरिफ के नुकसान तथा अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच संतुलन बनाना होगा। लोकतंत्र में सरकार के पास मौजूद जानकारी नागरिकों की संपत्ति मानी जाती है। आरटी अधिनियम का मूल उद्देश्य यही है कि जनता को सरकारी जानकारी तक पहुंच मिले। आरटीआई की धारा 8(1)(j व्यक्तिगत गोपनीयता और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाती थी। यदि कोई जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से जुड़ी नहीं है या गोपनीयता का कारण उल्लंघन करती है, तो उसे देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन यदि बड़ा सार्वजनिक हित हो, तो जानकारी दी जा सकती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8
ए को काफी छोटा कर दिया है। मुख्य चिंता व्यक्तिगत जानकारी की व्याख्या को लेकर है। डीपीडीपी बिल में व्यक्ति की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें कंपनियां, संघ, राज्य आदि भी शामिल हैं। डीपीडीपी संशोधन आरटीआई को सूचना का अधिकार से सूचना से इनकार का अधिकार बना सकता है। बिल में ओवरराइड प्रावधान है, जिससे अन्य कानूनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कड़े दंड के डर से पीआईओज जानकारी देने से बच सकते हैं। सूचना छुपाने से सार्वजनिक निगरानी खत्म हो सकती है। जरूरी जानकारी जैसे मार्कशीट सुधार, पेंशन लाभार्थी विवरण आदि भी नहीं मिल पाएंगे। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जानकारी छुपी रहेगी। आरटी की धारा 8(2) में बड़े सार्वजनिक हित का प्रावधान अब भी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका उपयोग बहुत कम और कठिन है। इससे पारदर्शिता की उम्मीदें कम हो जाती हैं। इस मुद्दे पर मीडिया और नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। राजनीतिक दलों से जवाबदेही की मांग, मजबूत जनमत बनाना और समस्या की गंभीरता को समझना आज की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर चर्चा तेज हो गई है। रामचरण बनाम सुखराम केस में बेटियों को संपत्ति से वंचित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। इससे आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की समीक्षा जरूरी हो गई है। एक अनुसूचित जनजाति महिला के कानूनी वारिसों ने संपत्ति के बंटवारे की मांग की। पहले गोंड जनजाति में महिलाओं को संपत्ति अधिकार नहीं मिलने के आधार पर याचिका खारिज हुई, लेकिन बाद में यह फैसला पलट गया। इससे महिलाओं के अधिकारों को लेकर नई उम्मीद जगी है। 1996 के मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और पुरुषों के बीच संपत्ति अधिकारों की समानता पर विचार किया, लेकिन प्रथागत कानूनों को रद्द नहीं किया। इससे आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की स्थिति अस्पष्ट रही। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में प्रथागत कानून लागू होते हैं। कृषि जनगणना के आंकड़े दिखाते हैं कि आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमि स्वामित्व में भारी असमानता है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन सामुदायिक संपत्ति है, व्यक्तिगत नहीं। साथ ही डर है कि आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी पुरुषों से शादी कर लेंगी, जिससे जमीन बाहर चली जाएगी। ये तर्क महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ दिए जाते हैं। किसी भी प्रथा को कानून में बदलने के लिए उसकी प्राचीनता, निश्चितता, निरंतरता, तर्कसंगतता और सार्वजनिक नीति के अनुरूप होना जरूरी है। ये शर्तें पूरी होने पर ही कोई प्रथा कानून बन सकती है। 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने ओराम जनजाति की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया। इससे आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आदिवासी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए एक अलग ट्राइबल सक्सेशन एक्ट और आदिवासी कानूनों का संहिताकरण जरूरी है, ताकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सके। नेपाल इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। विरोध, प्रदर्शन और सेवाओं में बाधा आम हो गई है। भारत को यहाँ सतर्क कूटनीति अपनानी चाहिए, ताकि शांति, लोकतंत्र और शीघ्र चुनाव को समर्थन मिले, लेकिन हस्तक्षेप का आभास न हो। नेपाल में स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को वहां की राजनीतिक स्थिति में संतुलित और संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए, जिससे पड़ोसी देश में शांति बनी रहे और भारत नेपाल संबंध मजबूत हों। पंजाब में भारी बारिश के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियां उफान पर आ गईं। इससे 55 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। निचले इलाकों और खेतों में पानी भर गया। फाजिल्का, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
इन इलाकों में राहत कार्य जारी हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकार ने 111 राहत शिविर लगाए हैं, जिनमें 600 लोग शरण लिए हुए हैं। वित्तीय सहायता, राशन किट और पशुओं के लिए चारा वितरित किया जा रहा है। पशुओं के लिए डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है। कई लोगों के पास जमीन का पंजीकरण नहीं है, जिससे मुआवजा मिलने में दिक्कत होती है। नाव, सुरक्षा जैकेट और गैस की कमी है। पशुओं को ऊंचे स्थानों पर ले जाना पड़ रहा है और बीमारी फैलने का डर भी है। प्रधानमंत्री ने घेक 600 करोड़ की सहायता की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अपर्याप्त बताया। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी राहत राशि को नाकाफी कहा। बीजेपी ने राज्य सरकार पर एसडीआरएफ फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक मेगा परियोजना शुरू की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा संयंत्र और 2 शहर शामिल हैं। यह परियोजना भारत की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह परियोजना हिंद महासागर में भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करती है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए अहम है। इससे भारत की सुरक्षा और व्यापारिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। इस परियोजना को लेकर पर्यावरणीय चिंता भी जताई गई है। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने स्थानीय वनस्पति, जीव जंतु और समुदायों के विस्थापन पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी आदिवासी बस्ती को प्रभावित नहीं किया जाएगा। सरकार ने परियोजना के दौरान पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। इससे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए तकनीकी साक्षरता बेहद जरूरी है। सरकार और समाज को मिलकर निरंतर शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि लोग फर्जी योजनाओं का शिकार न बने। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन के साथ साथ उसके नियमन की जरूरत भी बढ़ गई है। सरकार को स्पष्ट नियम बनाकर निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी पर रोक लग सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फर्जी और भ्रामक कंटेंट को सक्रिय रूप से हटाना और यूजर्स को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार और डेटा संरक्षण जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों की जवाबदेही जरूरी है। जनता को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए और राजनीतिक दलों से स्पष्ट आश्वासन मांगना चाहिए। आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर हालिया फैसलों ने नई दिशा दिखाई है। अब जरूरत है कि कानूनों को और स्पष्ट और समावेशी बनाया जाए, ताकि सभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सके। पंजाब में आई बाढ़ ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की पोल खोल दी है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर योजना, संसाधन और राहत व्यवस्था की जरूरत है। ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाओं में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सतत विकास के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य है। हर मुद्दे पर जनता की जागरूकता और भागीदारी सबसे अहम है। चाहे डिजिटल सुरक्षा हो, सूचना का अधिकार या पर्यावरण संरक्षण, सशक्त समाज ही बदलाव ला सकता है। आज के विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे डिजिटल धोखाधड़ी, व्यापार संबंध, सूचना का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन जैसे मुद्दे हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान जागरूकता, नीति सुधार और सामूहिक प्रयासों में है। उम्मीद है हम सब मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ेंगे।